क्लब में सभी का आपका मैं आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आगे की कार्रवाई शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों के बीच आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता और अन्य जो हमारे बीच गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं उनका परिचय और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा शेयर करना चाहूँगा। अभी 19 तारीख को शिमला के कालीबाड़ी हॉल में एक संयुक्त जो अनुसूचित जाति से संबंधित जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनकी एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसका संचालन हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग संयुक्त संघर्ष मोर्चे के द्वारा किया गया। उसके संयोजक हमारे बीच उपस्थित है माननीय श्री हीरामणि भारद्वाज जी और मेरे साथ आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्री प्रेम सिंह धरेक जी जो पूर्व में IAS रहे हैं और मेरे साथ बैठे हैं हिमाचल प्रदेश कोली समाज के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री उत्तम सिंह कश्यप जी और हमारे बीच इस मोर्चे के जो सदस्य हैं वो माननीय कामता जी हैं, सेनराम नेगी जी हैं और आदरणीय श्री पूर्णचंद कश्यप जी है और हीरालाल जी है, सत्य प्रकाश जी है। आज की इस बैठक में जो हम मुद्दे लेकर आपके सामने आए हैं उसमें मुख्य रूप से आप सभी विदित है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कुछ गैर अनुसूचित जाति संगठन के लोग और अन्य कई सोशल मीडिया पर ऐसे व्यक्ति जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम और आरक्षण पर ऐसे बयानबाजी जारी कर रहे हैं जिससे समाज में जो आपसी समरसता है उस पर जो है बुरा असर पड़ रहा है और उनके द्वारा जो मीडिया के द्वारा माध्यम से आंकड़े पेश किए जा रहे हैं या तथ्य सामने लाए जा रहे हैं उससे भी लोग भ्रमित हो रहे हैं। तो आज इस मंच के इस मोर्चे के माध्यम से हम आप मीडिया के द्वारा लोगों के बीच उन तथ्यों पर अपना स्टैंड हमारा क्या है और जो वस्तु स्थिति है उससे अवगत करवाने के लिए आज हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। तो आगे की कार्रवाई के लिए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय श्री हीरामणि भारद्वाज जी जो हमारे इस मोर्चे के संयोजक हैं, वो इस पर संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे और उसके बाद आदरणीय श्री प्रेम सिंह धरेक। सबसे पहले मेरा सभी पत्रकार बंधुओं का और प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुओं का मैं दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरे साथ हमारे सीनियर मिस्टर PS धरेक जी जो रिटायर्ड IAS हैं और हमारे ये प्रवक्ता है इस संगठन के, साथ है हमारे कोली समाज के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय श्री उत्तम सिंह कश्यप जी और इसके महासचिव श्री राजेश घोष जी और इस मोर्चे के हमारे माननीय सभासद श्री पूर्णचंद कश्यप जी, श्री सत्य प्रकाश मानक जी, श्री सेनराम नेगी जी और श्री हीरालाल चंद जी। साथियों, मैं आपके ध्यान में जो अभी मेरे भाई कोशी ने कहा कि सभी समूचा जो हमारा अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा संगठन प्रदेश भर में है, कोई तहसील लेवल पे है, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है और कोई स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं, उसी सभी संगठनों को इकट्ठा करके उस का नाम हमने हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा संघर्ष मोर्चा नाम दिया। इस मोर्चा में मैं आपको
संक्षेप में कहना चाहूंगा, क्योंकि इशू हमारा जो एजेंडा आज का है वो डायरेक्ट साहब पढ़ेंगे। हमारे इस संगठन में महर्षि वाल्मीकि सभा से श्री बिक्की भूमक जी, श्री सुशील कुमार रोज शिमला, और संत श्री रविदास सभा से श्री करम सिंह, श्री सत्य प्रकाश, अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन से श्री अनिल कुमार मगेर, श्री प्रेम सिंह चौहान, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, भीम आर्मी भारत एकता मिशन, श्री रवि कुमार दलित शिमला से, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बाम से श्री प्रीतपाल मट्टू शिमला से, समता सैनिक दल श्री दिलेराम कुल्लू से, भीम ज्योति फाउंडेशन कुल्लू से श्री डी.आर. आनंद एंड श्री मुकेश गिल कुल्लू, अखिल भारतीय युवा कोहली समाज श्री लीलाधर चौहान सिराज मंडी, श्री ताराचंद रोड धामी शिमला, संयुक्त अनुसूचित जाति मोर्चा से श्री मीर सुख चिड़गांव, श्री बुद्धिनाथ दस टाकियो, दलित शोषण मुक्ति मोर्चा से श्री राजेश गास्टा जी, श्री राजेश कश्यप जी कोटखाई शिमला से, बाम सेल से हमारे डॉक्टर राजेंद्र भाटिया जी बिलासपुर यूनिट से, हरिजन कल्याण सभा से श्री पूर्णचंद कश्यप, श्री हरि सिंह हरी सुन्नी शिमला ग्रामीण, दलित महासभा अर्की श्री बी.आर. भाटिया, श्री अनिल भगत रानीघाट अर्की, श्री रविदास महासभा बिलासपुर, देशराज बंसल बिलासपुर, संत कबीरपति समाज से श्री के.डी. तनवर सोलह। साहब मुद्दे पर बात करो, ये नाम मत गिनाओ। तो मित्रों, मुद्दे पर बात करो। इसमें महिला प्रकोष्ठ भी हमारा, हिमाचल प्रदेश विश्वकर्मी भी है, तमाम, और राष्ट्रीय समता सैनिक दल भी है। और ये हमारा गठन हो चुका है 19/12/2021 को कालीबाड़ी हाल में। और इसमें पीछे हमारी यही मंशा कि हिमाचल प्रदेश में जो आज की हाल में जो एक जातीय चुनाव बढ़ रहा है, इस पर अंकुश लगाने के लिए और अपने संवैधानिक अधिकारों को की रक्षा के लिए ये मंच जो अपना काम करेगा। ज्यादा ना कहते और जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद जी। मैं थोड़ा प्रत्येक माता हूँ, बुढ़ापे में याद साथियों, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप कमजोर की आवाज भी है, हमें भी आप आशीर्वाद मिले, मैं ये आशा था। स्वर्ण आयोग की आड़ में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ झूठा और आधारहीन प्रलोभन किया जा रहा है। समाज में डर और दबाव का माहौल है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग संयुक्त संघर्ष मोर्चा इसकी निंदा करता है और इसका विरोध भी करता है। वो इसके साथ साथ स्वर्ण आयोग के गठन का भी विरोध करता है। अब कहा यह जा रहा है कि 72 साल आपको आरक्षण देते देते हो गए, कब तक देते रहेंगे, यह तर्क बड़ा चला हुआ है। 5000 साल तक सामान्य वर्ग का शासन, शिक्षा और नौकरियों में एकाधिकार रहा, पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। व्यावसायिक क्षेत्र में वैश्य समुदाय का एकाधिकार रहा, इस पर कोई नहीं बोलता, इसकी कोई आवाज नहीं उठाते इस बात के ऊपर। सामान्य वर्ग का अभी भी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र में एकाधिकार टूटा ही नहीं। 80% जो नौकरियां हैं वो 45 वर्ग के पास है। 55% बाकी लोग हैं, 45% सामान्य है, जो कि फिगर दे रहे सारी गलत है। 80% पोस्टें सामान्य वर्ग के पास है, अभी तक उन्हीं का डोमिनेंस है, इस पर कोई नहीं बोलता। असमानता की खाई को पाटने के लिए जरा सा आरक्षण दे दिया तो खलबली मची हुई है, हंगामा हो रहा है। जहां तक एट्रोसिटी एक्ट की बात है, आप शूद्रों को भी इंसान समझिए, आप छुआछूत खत्म कीजिए, ये जो कानून है अपने आप खत्म हो जाएगा। इस थीम पे हम आगे बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा एक नजर टीम की बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, हल्का सा मैं हल्का बिल्कुल और उसमें आउटलाइन बताता रहूंगा। आरक्षण एक नजर में, आरक्षण का इतिहास अभी का नहीं है। 1882 से
जाति के आधार पर पिछड़ी और दलितों को आरक्षण मिलता है, अंग्रेजों ने भी दिया। संविधान सभा को एहसास था कि दलितों और पिछड़ों को, सामाजिक पिछड़ों को आरक्षण देना अत्यंत जरूरी। बड़ी डिस्कशन हुई इसके ऊपर। जो आपका चीफ असेंबली थी, अम्बेडकर जी भी उसमें थे, बाकी लोग थे। अतः संविधान में शिक्षा, नौकरियां, विधायिका में आरक्षण या प्रतिनिधित्व इसको कहा गया। आरक्षण उसको नहीं बोला, इसको रिप्रेजेंटेशन की बात की। अब ये थोड़ा जानना जरूरी है कि इसके उद्देश्य क्या थे। इसी पे सारा दारोमदारी है। उद्देश्य इसके 5, डॉक्टर अम्बेडकर ने इसके 5 उद्देश्य बोले। प्रतिनिधित्व या समावेशी सरकार, इसका माने होगा इंक्लूसिव गवर्नमेंट, सारे लोग उसमें हो, सारी जातियां हो, सबको उसके नुमाइंदगी मिले। न्याय व्यवस्था के लिए दूसरा है ऐतिहासिक न्याय के ऊपर, जो मैंने पहले बोल दिया। पिछड़ी जातियों को मुख्य धारा में लाने के लिए, ताकि वे अलग थलग ना रहे, उनको अलग थलग अपने बड़ा समझे, और इस समाज को अपना हिस्सा समझे, और लोकतंत्र की मजबूती इसी में है। अब एक वर्ग, आप आधे लोग गरीब है, आधे अमीर है, वो डेवलपमेंट नहीं कहते उसको। अगर सब एक साथ चले गए तो लोकतंत्र की मजबूती होती है। अब हिमाचल में मिल कितना रहा है, बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है, इतना मिल गया, उतना मिल गया। मैं शिक्षा की बात करूं, नाम मात्र का है। 25% से ज्यादा एससी की आबादी है, 15% का प्रावधान है, 8-9% मिल रहा है शिक्षा में। और जो ओबीसी ग्रुप है आपका, अन्य पिछड़ा वर्ग, उनको तो प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन में अभी तक आरक्षण ही नहीं है। अगला आपका नौकरी की बात, बड़ी बड़ी छुड़ रही, नौकरी में सब मिल गया, वो हो गया, सो हो गया। 55% अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग को 20%। वास्तविक ये है, हालांकि जो आपका कागजों में ज्यादा है, लेकिन वास्तविक ये है। उसके शेड्यूल क्लास को जो बाइफिकेशन आती है उसमें एससी को 11% है, एसटी को 3 से 4% है, ओबीसी को 5 से 6% है। और जो आपकी क्लास में पोस्टें हैं उसमें मिनिमल है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा है। और अभी तक हजारों की संख्या में आरक्षित पद बैकलॉग और शॉर्टफॉल के रूप में पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं इन वर्गों के, लेकिन सरकार उनको भर्ती ही नहीं है, हालांकि उसका प्रावधान है। कोई 1.5 लाख भर्तियां पिछले दरवाजे से हो रही है, स्कीमें अपनाकर सरकारी आदेश के अनुसार। उसमें कोई भी आरक्षण नहीं है। आपको तक पीटीए, पैड, आजकल वो चला हुआ है मल्टीपर्पज वर्कर, उसमें साफ साफ लिखा, क्योंकि टेम्परेरी अरेंजमेंट है इसलिए उसमें आरक्षण नियम लागू नहीं है, बाद में पक्के हो जाते हैं और रोज रोस्टर पॉइंट खत्म हो जाते हैं। और ठेका या आउटसोर्स के जरिए हजारों लोगों की वो नौकरी भी दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार प्रमोशन में आरक्षण का नियम लागू कर ही नहीं, हालांकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान है, 85th अमेंडमेंट किया था उसमें, लेकिन उसको लागू नहीं कर रही है। अब बड़ा मुद्दा आ रहा है कि जातीय आधार क्यों है। आप इकोनॉमिक उसमें हम बात करते हैं, ये बड़ा उछला हुआ है कि जातीय आधार नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए। उसमें उनका तर्क अलग है, हमारा तर्क क्या है इसमें। आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, पहली बात हमने कहा कि प्रतिनिधित्व। दूसरा जो इसके उद्देश्य है वो सत्ता में भागीदारी और प्रतिनिधित्व है, इसलिए आर्थिक आधार पर आरक्षण की दलील बेमानी। माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की एक बेंच थी, उसको इंदिरा साहनी केस बोलते हैं, बड़ा फेमस केस था, 1982 इसका फैसला हुआ। उन्होंने स्पष्ट किया हुआ है कि सत्ता में भागीदारी संविधान का उद्देश्य है आरक्षण में। उसी कोर्ट ने कहा कि आरक्षण में आर्थिक आधार को गैर संवैधानिक माना कोर्ट ने, और आरक्षण को सामाजिक पिछड़ेपन के आधार को सही ठहराया। मैं हिस्टोरिकल केस है, कभी भी आप रेफर करेंगे, इंदिरा साहनी केस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। उन्होंने कहा कि जो आपका जातीय आधार है वही सही है, जो आपका इकोनॉमिक आधार गैर संवैधानिक है, ये बात कही। जितने विशेषाधिकार और प्रिविलेजेस सवर्णों को या सामान्य वर्गों को ऐतिहासिक रूप से मिलते आ रहे हैं कई साल, 5,000 सालों से, कुछ अधिकार दलितों पिछड़ों को मिल जाते, अपने आप को भी आदमी समझ लेते, हम भी इंसान, इसी सोसाइटी के भाग हैं,
और समाज का हिस्सा मान लेते। इसीलिए यह आरक्षण का प्रावधान जाति के आधार पर। अब तर्क ये दिया जा रहा है कि आज परिस्थितियां बदल गई है, इसलिए जाति आधारित आरक्षण बेमानी है। ये इसके खिलाफ तर्क ये भी है। हम इसको थोड़ा एग्जामिन कर लें कि ये तर्क ठीक है कि नहीं है। आज भी हाशिए पर धकेले हुए जो वर्ग है वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और ये वर्ग अभी तक असमानता, भेदभाव और अत्याचार का दर्ज झेल रहे हैं। सच्चाई है। मैं सिर्फ एक जनरल सवाल फ्लोट कर रहा हूं, क्या रोटी बेटी का रिश्ता वर्गों के अंदर सामान्य बात हो गई है? क्या ऑनर किलिंग और जातिगत अपराध खत्म हो गए हैं? क्या उन दलितों के साथ जो भेदभाव और अत्याचार बंद हो जाते हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न है, क्या आर्थिक अमीरी सामाजिक पिछड़ेपन का अंत है? ये मेरे सवाल है। इन सवालों का जवाब सबका जवाब जो है नहीं में है। हमारे देश में सामाजिक पहचान या जाति इतनी गहरी है कि यही पहचान व्यक्ति के भाग्य का फैसला भी करती है। इस चाहिए। हिमाचल में हाल में ही एक मंत्री को मंदिर में नहीं जाने दिया। आपको मंडी की बात है, बिल्कुल विधानसभा में फ्लोट हो। और एक हाईकोर्ट का वकील को जाति के हिस्सा में मौत के घाट उतार दिया। ये भी सच्चाई है। उसमें कमीशन अभी हुई है। एट्रोसिटीज में जो केसेस हैं, हर साल बहुत भारी मात्रा में वृद्धि हो रही है। भारत में दलितों पिछड़ों की स्थिति पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बड़ा फेमस दोबारा हुआ तो केंद्र बना महाराष्ट्र सरकार। फैसला इसमें हुआ 1/10/19 को। उसमें साफ बात सुप्रीम कोर्ट का कहना है, SC ST मैं उनको कोट कर रहा हूँ, इंग्लिश में था, मैंने हल्का सा उसको कन्वर्ट कर हिंदी में किया। SC ST के साथ अभी भी भेदभाव और अन्याय हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है आरक्षण का उन्हें फायदा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट से और अभी तक वे अपमान व दुर्व्यवहार का दर्श झेल रहे हैं। माननीय न्यायालय ने आगे व्यवस्था दी कि विधायिका मतलब आपका असेंबली, लेजिस्लेचर, SC ST को सामान्य वर्ग के मुकाबले प्रतिकूल स्थितियों में नहीं डाल सकती, जैसा डाल रहा है। शरण आयोग बनाने का मतलब है SC ST को प्रतिकूल स्थिति में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट कहते इस तरह से आप नहीं कर सकते। आरक्षण का एक क्रूड फॉर्म है तो जातिगत का, तो इसको ठीक कर फोन आ रहा है। किसका फोन आ रहा है? बंद कर। मेरे तो बंद है। आप में किसी का फोन आ रहा है, इसको कम कर। जातिगत आरक्षण का बड़ा क्रूड मैं एग्जांपल देता हूं। मैं देना तो नहीं चाहता, दे रहा हूं। धर्म में, मंदिर में एक जाति का आरक्षण है। धर्म और मंदिर में एक सामान्य वर्ग का आरक्षण है। सफाई में दूसरे को दिया और ठेका तो नहीं करेंगे, जातिगत है ये। और एक बच्चा पैदा होते ही संपन्न है, दूसरा बच्चा पैदा होते ही उसको रोटी के डाले हैं। तो जातिगत का ये शायद बड़ा बड़ा सा इसको होता है। आप समझ सकते हैं, उससे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। क्रिमिनल के मायने के जिनको मौका मिल गया और उनको दोबारा उनके परिवार को रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, या जो आर्थिक रूप से संपन्न है उसको भी नहीं मिलना चाहिए। क्रिमिनल का मुद्दा है। अब क्रिमिनल की बहस या मुद्दा दलितों पिछड़ों को सरकारी नौकरी से बाहर रखने का षड्यंत्र है। यह आरक्षण की मूल भावना के विरुद्ध है। 1970 के दशक तक सिलेक्शन कमेटियां आरक्षित पदों पर चयन के समय कह देती थी कैंडिडेट नॉट अवेलेबल। उस समय इन पदों को डी रिजर्व करके सामान्य वर्गों से भरा जाता था। 1970 तक 80-90 आते आते ये जुमला कैंडिडेट नॉट फाउंड स्टेबल, आप बोलेंगे आज तो ऐसा हो नहीं रहा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में 1919-20 की
37 पोस्टें आरक्षित थी सहायक प्रोफेसरों की। उसमें 2 सेलेक्ट किए, सिर्फ 35 में लिखा कैंडिडेट नॉट फाउंड स्टेबल। 35 पोस्टें नहीं बनी रिजर्व कोटे से। और क्रीमीलेयर की जो बहस है बिना शोध के है, कोई आंकड़ा नहीं है, कोई आकलन नहीं है। यूपीएससी का जो आपका अपना आंकड़ा है, उनका जो अपना डेटा है, वो कहता है कि आईएएस एलाइड सेवा में चयनित होने वाले हर साल 99% ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनके घर से ऐसी सेवा में कोई नहीं होता, यानी अपने परिवार के पहले आईएएस होते हैं 99%। एक शोध में पता चला है कि कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसरों में 1000 में एक व्यक्ति ऐसा निकला जिसके पिता प्रोफेसर थे, 1000 में एक। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार के उच्च पदों पर 99% दलित पिछड़े पहली बार पहुंचते हैं, ये डाटा है। जबकि आप बोलते हैं कि बड़ा भाई दे दिया। आरक्षण का फायदा वो कहते हैं कि एक ही जाति को मिल रहा है, इसमें भी कोई डाटा नहीं है, वो ये कहना भी बेकार है। फाइनली मान लो क्रीमीलेयर का हक का सिद्धांत लागू होता है, फिर कहेंगे कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल, नॉट फाउंड स्टेबल, और ये आरक्षित कभी नहीं बचानी। संविधान सभा को इसको पता था, उन्होंने डिस्कस का यही बोला कि अगर रिजर्वेशन नहीं होगी तो इनको नौकरी कभी नहीं मिलेगी। और आज स्थिति थोड़ी बदली होगी, नहीं तो नहीं बदली, लेकिन कुछ ना कुछ बात अभी तक हुई है जो संविधान सभा के दौरान थी। हिमाचल में जो पिछड़ा वर्ग है उनकी आरक्षित सीटें आपको पता होगा, क्लास 1 क्लास 2 में या आपका प्रोफेशनल में है, टेक्निकल एजुकेशन उसमें है, साइड में मैक्सिमम खाली पड़ी है। उनका मेन कारण है आपका, आगे आते हैं आप शूट टाइप से है। और कौन है आपके साथ? अच्छा, तो इसी वजह से ओबीसी की पोस्टें नहीं बढ़ी जा रही। वैसे ही हिमाचल में आरक्षण के अंदर आरक्षण है और 15% सीटें बीपीएल को आरक्षित है इस रिजर्वेशन विद। मैं अब मुद्दा करता हूं जो आप पूछेंगे, आपका एट्रोसिटीज एक्ट। इस कानून के अंदर अपराध लगातार वृद्धि हो रही है। 18 में 149 एफआईआर हुई थी, 19 में 156 हुई, 2020 में 209 हुई। सब्सटेंशियल इसमें इंक्रीज है। और 2019 में 60 केसों में फैसला हुआ जिनमें 7 में सजा हुई। और बात ये भी होती है कि सजा होती नहीं, मिसयूज हो रहा है, इसलिए तो उसमें 60 में से 7 में सजा हुई पड़ी है, 2020 की बात है। परंतु हिमाचल में यह कानून उपेक्षा का शिकार है। कानून में पीड़ित के पुनर्निवास, मुआवजा, पेंशन, नौकरी, जमीन इत्यादि देने का प्रावधान है, लेकिन ये दुर्बल केसों में दी जा रहा है। नॉर्मल केस में नहीं होता, जब प्रेशर पड़ता तब जाके बात मिलती है। एफआईआर दर्ज करना है भी काफी मुश्किल है इसमें, नॉर्मल केस में एफआईआर भी नहीं होती और इन्वेस्टिगेशन ठीक तरह से नहीं होती। अब गवाहों का या जो पीड़ित है उसकी सुरक्षा का इंतजाम भी नहीं होता। अपराध की रोकथाम के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, लेकिन उनमें अमल नहीं होता। इस कानून के खिलाफ दलील दी जा रही है कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन दुरुपयोग की संभावना माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिरे से खारिज कर दी। दरअसल उसमें 2016-17 में एक केस डिसाइड किया था, उसमें कहा था कि ये कानून मिसयूज हो रहा है। 19 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये धारणा गलत है और उन्होंने अभी आगे कहा, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, छुआछूत 70 वर्षों में भी खत्म नहीं हुआ है और भेदभाव अभी भी व्याप्त है। दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग। अब आता हूं मैं आपको स्वर्ण आंदोलन की बात में, उसमें एजेंडा है क्या? उनका एजेंडा झूठा प्रोपेगेंडा और षड्यंत्र द्वारा दलितों, पिछड़ों के अधिकारियों को खत्म करने के लिए माहौल बनाना, पहला उद्देश्य ये है। आरक्षण प्रदेश में है इसलिए लोग बेरोजगार है, ये स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। आरक्षण है, नौकरियां सरकारी क्षेत्र में है कितनी? पूरे देश में 2% है, हिमाचल में थोड़ी ज्यादा होगी।
बाकी तो प्राइवेट सेक्टर में है जहाँ आरक्षण ही नहीं है। गवर्नमेंट में भी कई नौकरी में आरक्षण नहीं है, बहुत बड़ा तबका ऐसा है। अब जो बेरोजगारी का सारा आरोप है वो आरक्षण में थोप दिया। आरक्षण की पूरी व्यवस्था दृष्टिकोण को खत्म करना ताकि असमानता को मान्यता मिले, इसको जस्टिफाई किया जा सके और भेदभाव और अन्याय के खिलाफ चेतना ही ना हो। ये इनका ऑब्जेक्टिव है। तीसरा आपका है घंटाधार पोलराइजेशन, ताकि समाज में संघर्ष की स्थिति बनी रहे और सत्ता पाना आसान है। ये भी इसका एक उद्देश्य है। लास्ट है बेकारी और नाकामी, जो आपके फेलियर्स हैं उनसे ध्यान बटाने के लिए ये जो आपका आंदोलन खड़ा किया गया है। आंदोलन का स्वरूप क्या है? ये प्रायोजित कार्यक्रम है और संविधान की सीमाओं को लांघ कर किए जा रहा है। अपराध किए जा रहे हैं, लेकिन उन अपराधों की जानबूझकर अनदेखी की जा रही है। दलितों और पिछड़ों में आज असुरक्षा का माहौल है। अब मैं आता हूं शरण आयोग के गठन के ऊपर, सर्कमस्टांसेस कैसे हुआ उसको। 2020 में लिखित आवेदन दे सरकार को कि दलितों और पिछड़ों के अधिकारों का हनन हो रहा है। सरकार के पास अपने आंकड़े भी हैं, लेकिन सभी तथ्य वो आंकड़ों को दरकिनार करके सरकार ने बड़ी जल्दबाजी में हॉट हेस्ट आयोग का गठन किया। और सबको पता कैसे किया। हमारी जो मांगे थी हम 2 साल पहले दे चुके हैं, उसमें गौर तक नहीं किया। स्वर्ण आयोग के गठन में के हालात, सर्कमस्टांसेस, प्रोसेस, वो अंतिम गठन जो है ये गैर संवैधानिक है और भेदभावपूर्ण है। आप आइए, हंगामा कीजिए, हम आयोग बना देंगे। और इसका लीगल बेसिस कोई नहीं है। नो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, नो लीगल बेसिस, इट्स ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। कोई काम करने के लिए सरकार पर शक्तियां होनी चाहिए, वो शक्तियां सरकार के पास नहीं है। सरकार के गवर्नमेंट के नॉट एक्ट लाइक ए डिक्टेटर। जैसे आपका एससी कमीशन बनता है तो उसमें संविधान में है, ओबीसी का संविधान में, एसटी का संविधान में, सफाई का संविधान में। लेकिन ये पावर सरकार ने कहां से डिराइव की, ये सरकार को बताना पड़ेगा। सामान्य वर्ग का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में एकाधिकार बराबर है, अभी बरकरार है। आयोग का गठन केवल दलितों पिछड़ों के अधिकार पर कुठाराघात करने के लिए किया गया, ताकि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो कमजोर पड़ जाएं, इसलिए आयोग का गठन किया गया। अब इसमें एक चिंता का विषय है, चिंता बोलो से चिंतन बोलो। हमने इतिहास से सबक नहीं सीखा। शोषण, भेदभाव और अन्याय सहते हुए भी दलित पिछड़ा वर्ग एक समाज का हिस्सा बने हुए हैं। हम कोई बात पर किसी नहीं चाहते, लेकिन जब समाज ने अस्तित्व नहीं स्वीकारा तो डॉक्टर अंबेडकर ने भी लाखों लोगों के साथ दूसरा समाज अपनाया। इतिहास से अभी तक हमने सबक नहीं किया और संविधान ऐसा करने की आजादी देता है। फाइनली हम ये मांग हम सरकार से अपलोड करेंगे आपके माध्यम से, शांति और सुरक्षा बहाल करें। 1, 2, अराजक तत्वों और समाज में घृणा, डर या हिंसा फैलाने वालों पर सरकार तुरंत कार्रवाई करे। सरकार स्वर्ण आयोग के गठन का नोटिफिकेशन तुरंत वापस करे। शिक्षा और नौकरियों में इंक्लूडिंग प्रमोशंस आरक्षण संबंधी प्रावधानों को समयबद्ध तरीके से लागू करे और जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करे। इसमें दिक्कत क्या आ रही है? हिमाचल में आबादी 25% है, रिजर्वेशन 15% है, ओबीसी 24% है, रिजर्वेशन 12% है। पंजाब में, सेंट्रल केंद्र में, हरियाणा में, यूपी में, सभी बड़े बड़े स्टेटों में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जा रहा है ऑफिशियल। ये 15% और 12% कहां से आ गया? उसके बाद बड़ा हल्ला बोला है। SC ST उपयोजना को लागू करने के लिए कानून बने, हमने उसका स्वरूप दिया सरकार को 2020 में।
वर्ष 2022-23 से इस उपयोजना के का बजट उसी उद्देश्य के लिए आवंटित हो जिसके लिए उपयोजना, हमने पहले भी कहा, उपयोजना का पैसा एसटी का चाहे एससी का है, उसका टोटल मिसयूज हो रहा है। इसके लिए कानून की हम मांग करते हैं। और 22 से जो नया बजट आएगा उसमें एलोकेशंस हैं वो जो घूमने फिरने की हिदायत है उनके अनुसार से हो जाए। फाइनली सफाई के क्षेत्र में ठेका या आउटसोर्स जो स्वीपर्स है व्यवस्था तुरंत बंद हो। उनकी हालत सबसे खराब है। ठेकेदारी पहले तो नौकरी मिलती थी, कार्ड था, और वो ड्राइविंग कार्ड डिक्लेयर कर दिया, रिटायर्ड है, उनको भरा नहीं, अब ठेके पे कर रहे हैं। और उसके साथ सबसे बड़ा शोषित वर्ग अगर है तो ये वाल्मीकि है, सफाई वर्ग है। तो ये ठेका रेगुलर सरकार नहीं मानती है तो क्या आप बहिष्कार करेंगे अगले चुनावों में सरकार का, बीजेपी का? ये तो अब जब मोर्चा बैठेगा इस पे हम करेंगे, कुछ दिन के बाद दोबारा मीटिंग करेंगे। वो तो मैं तो अभी रखता हूँ, लेकिन और इसमें हम टाइम फ्रेम देंगे सरकार को, नहीं करेंगे तो हम बैठेंगे उसको गौर करेंगे जो भी होगा। स्वर्ण आयोग को लेकर आपने बड़ी बात कही, आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है, हालांकि आर्टिकल 15 और 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इक्वालिटी। पर सरकार के पास भी तो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं जिसके अंतर्गत वो एग्जीक्यूटिव पावर आर डिराइव्ड फ्रॉम सम या तो उसका कानून बने या उसका संविधान, दो ही बातें ना। कोड बनाने की स्वतंत्रता भी तो नहीं है, नहीं सरकार को नहीं ऐसा ना नहीं है, क्योंकि सरकार को देखो ऐसा ना, ये लीगल इशू है, मैं लॉयर भी हूँ, आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ लॉ। ठीक है। तो कुछ एक स्टेट से तो बना भी है इस तरह से। जी मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश में कैसे बना अलग इशू है, हम यहाँ की बात कर रहे हैं। नहीं तो वो तो एक ही एक होगा ना पूरे देश के लिए, भारत के लिए एक होगा। कॉन्स्टिट्यूशन तो भारत के लिए है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान भी तो होने चाहिए ना सामने। भारत के लिए ठीक है, मान ली बात, बट उन्होंने कैसे बनाया, एक्ट बनाया, क्या क्या विधान बनाया, एक्ट बनाया हो तभी बनाया होगा, यहाँ तो एक्ट भी नहीं बना ना। एक्ट से तो जब असेंबली में जाएगा वहाँ डिस्कस होगा, एक्ट बनेगा तभी गवर्नमेंट पावर डिराइव करेगी ना।